भारत की मिली-जुली सभ्यता को सलाम। हमें जोड़ने वाली बहुत सी चीजें हैं। आओ उन्हें खोजें। देखो मेरे साथ मिला-जुला भारत, शीरीन के साथ। हेलो, मेरा नाम शीरीन है और आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाने आई हूं जो मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? दिल्ली में एक जगह है मॉडल टाउन। अगर आप दिल्ली के बारे में इतना नहीं जानते, तो मैं बता दूं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू के पास पड़ता है। मेरा बचपन वहीं बीता। दिल्ली में मॉडल टाउन, गुजरांवाला टाउन, ये सब लोकेलिटीज जो हैं, वो पार्टीशन में छोड़े हुए घरों को फिर से बसाने, उन्हें याद करने का तरीका थी। और इसका जो आइडिया था वो असल में लाहौर में 1920s में बने मॉडल टाउन से लिया गया था, क्योंकि वहाँ से बहुत से लोग अपने घर छोड़कर पार्टीशन के टाइम दिल्ली आए थे। खैर, जो ये रेजिडेंशियल एरिया था वो क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास था, तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की काफ़ी फैमिलीज, डीयू के स्टाफ की फैमिलीज वहाँ रहती थीं। और शायद यूनिवर्सिटी की वजह से ही ये एरिया काफी मिक्स्ड भी था। मतलब यहाँ हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन सभी रहते थे। और हालांकि ज्यादातर दिल्ली, यूपी, पंजाब के लोग थे, पर तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, कश्मीर और भी जगहों से, लगभग भारत के मैं कहूंगी ऑलमोस्ट सभी हिस्सों से लोग वहां बसे हुए थे। हमारे एक तरफ पंजाबी सिख थे, दूसरी तरफ पंजाबी हिंदू थे, और ऊपर कई साल तमिलनाडु की एक फैमिली रहती थी। उनके सामने राजस्थान से एक फैमिली रहती थी, और सबसे ऊपर के फ्लोर पर बंगाल से एक फैमिली थी, और बाद में उड़ीसा से। अगर आपने पहले के एपिसोड्स देखे हैं, तो आपको पता ही होगा कि मेरी फैमिली थोड़ी सी अनयूजुअल है। मेरी मदर हिंदू फैमिली से हैं और फादर मुस्लिम फैमिली से। और मैं 14 साल एक ऐसे स्कूल में पढ़ी जिसकी मैनेजमेंट क्रिश्चियन थी। मेरी परवरिश मेरे पेरेंट्स ने ऐसी की कि धर्म, जाति, रीजन, लैंग्वेज वगैरह के जो डिफरेंसेस थे, उनको बड़े नॉर्मल तरीके से लिया गया। और मुझे समझाया गया कि डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई सुपीरियर है और कोई इंफीरियर, या इनमें कोई झगड़ा होना जरूरी हो। हमारे घर में दिवाली, ईद, क्रिसमस और लोहड़ी सभी पूरे जोर शोर से मनते थे। मेरे फादर की फैमिली में जहाँ मेरी फूफो और चाचा और आपा और भाई होते थे, तो माँ की तरफ मौसी और मामा और दीदी और भैया होते थे। आपा और दीदी बस दो अलग अलग तरीके हैं अपने से बड़े कजिन्स को पुकारने के। यही सोच दी गई मुझे, तो डिफरेंस को नॉर्मल तरीके से लेना आ गया। मतलब ये कि डिफरेंस को डाइवर्सिटी, विविधता, एक से ज्यादा रूप होना, इस तरीके से समझाया गया, ना कि दुश्मनी के मीनिंग से। खैर, तो वापस मॉडल टाउन में आते हैं। एक शाम क्या हुआ कि मैं और मेरी दोस्त, जिसका नाम असल में कुछ और है पर हम उसे शिवानी के नाम से जानेंगे, तो मैं और शिवानी, हम करीबन 7 साल के रहे होंगे उस समय। और उसका भाई जो कि और भी हमसे 2-3 साल छोटा था। तो हम तीन थे, और एक हमारे पड़ोस में फूफो बनी हुई थी, और एक पेंटिंग दीदी थी। वो, उनको हम पेंटिंग दीदी इसलिए कहते थे, वो पेंटिंग सिखाती थी। और एक आंटी थी और पड़ोस में रहती थी। 2-3 हमारे भैया बने हुए थे पड़ोस में। तो हम सब जो है ग्रुप बना के गए थे आइसक्रीम खाने के लिए गुप्ता जी की दुकान पे। गुप्ता जी की दुकान कोई हमारे घर से होगी 10-10 मिनट, 10-12 मिनट की दूरी पर। और वहाँ सब कुछ मिलता था गुप्ता जी की दुकान पे। अंडे, ब्रेड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ऑफ कोर्स। तो वहाँ हम खड़े थे बाहर और आइसक्रीम खा रहे थे, आइसक्रीम का मज़ा उठा रहे थे हम। तो सीन आप थोड़ा इमेजिन करें कि गुप्ता जी की दुकान है, गुप्ता जी की दुकान के बाहर हम खड़े हुए हैं, और शिवानी और मैं अपने गप्पे मार रहे हैं। उसका भाई जो था ना, वो हमेशा इधर उधर भागता था, क्योंकि एक तो हमसे छोटा था, तो वो बोर हो जाता था हमारे साथ। तो शिवानी एक हाथ से उसका हाथ पकड़े हुए थी खूब टाइट, और दूसरे हाथ से वो आइसक्रीम खा रही थी, और मैं भी आइसक्रीम खा रही थी। वो साइड में हमारे जो भैया लोग थे, वो भी अपनी गप्पे, वो उनकी भी चल रही थी। और हमारी फुप्पो और वो पेंटी,
वो भी आपस में बात कर रही थी। ऑल इन ऑल मतलब सब मस्ती कर रहे थे। मौसम सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सब मजे ले रहे थे शाम के। तभी मेरी फुफ्फो की आवाज आई। जोर से चिल्लाई वो, अरे भागो भागो, सांड सांड। अब ये जो मेरी फुप्पो है ना, इनको शरारत करने की आदत थी। एक बार शम्मी अंकल जो उन्हीं के दादी के घर में काम करते थे, उनको मेरी फुप्पो ने कह दिया कि मेन दरवाजे पर बहुत बड़ा सांप बैठा है, अजगर। वो इंसान को जिंदा निगल जाता है। मेरी फुप्पो ने कहा, शम्मी भाई, आप तो वैसे ही इतने छोटे से हैं, आपको तो अजगर एक ही बार में गप। तो बेचारे शम्मी अंकल डर के मारे अंदर ही बैठे रहे। वैसे उनको बाहर का बहुत काम था, शायद उनको ये अच्छा बहाना मिल गया या जो भी, मुझे नहीं पता, मगर वो गए नहीं बाहर 2 घंटे तक। और 2 घंटे के बाद पता चला कि सांप क्या, वहां तो चूहा भी नहीं था। तो फुप्पो की शरारत करने की आदत मुझे पता थी, इसलिए मैंने सोचा सांड वांड कुछ नहीं है, ये ऐसे ही कह रही है, मजाक कर रही है। तो मैंने जो है ना, कोई खास उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैंने अपनी फ्रेंड को, शिवानी को कहा कि कोई नहीं है सांड वांड। वैसे मॉडल टाउन में गाय भैंस का दिखना कोई अजीब बात नहीं थी। हम हर रोज ही देखते थे। कभी कभार नंदी बैल भी दिख जाते थे, जिनके साथ चलते आदमी दक्षिणा मांगते थे। पर सांड का दिखना थोड़ा अनयूजुअल था। हालांकि मलिकपुर गांव बिल्कुल साथ ही था, और गायों के साथ वहां सांड और बैल भी होते होंगे, मगर सांड गाय की तरह खुले में तो घूमते नहीं है। तो मैंने शिवानी से कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं है शिवानी, कोई कोई नहीं है, ये सांड वांड ये ऐसे ही मजाक कर रही हैं। अच्छा, शिवानी के एक हाथ में थी आइसक्रीम और दूसरे हाथ में उसके भाई का हाथ था। मेरा सेंटेंस अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि उसने आइसक्रीम को फेंका, भाई को दोनों हाथों से उठाया, और मुंह से, जो उसके मुंह में आइसक्रीम भरी हुई थी, वही आइसक्रीम भरे हुए मुंह से वो चिल्लाई, भागो। ओ बाबा रे, अब तो सब चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। मैं भी भागी। हम आगे आगे और वो सांड हमारे पीछे। ऐसे ही हमें मतलब कि लगा, मैंने देखा तो नहीं था सांड, पर मैंने कहा भाई, अब शिवानी भी चिल्ला दी है, सिर्फ उपो नहीं, तो होगा जरूर सांड। तो अब क्या हुआ कि हम भाग रहे हैं आगे, और शिवानी से उसका भाई जो है वो संभल नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने उसको एक तरफ से पकड़ा, शिवानी ने दूसरी तरफ से, और वो दहाड़े मार मार के रो रहा था, मगर हम किसी तरह गिरते पड़ते भागते गए। और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा मॉडल टाउन भाग रहा है, पर एक्चुअली में हम 9-10 लोग ही भाग रहे थे, साथ में चिल्ला भी रहे थे। बाद में औरों ने बताया कि चिल्लाने की आवाज सुनकर वो अपने घरों के गेट और बैल्कनी से बाहर निकले, और उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि 9-10 लोग पागलों की तरह भागते जा रहे हैं, और एक सांड भी था जो भाग रहा था, पर वो हमारे पीछे नहीं था, वो एक्चुअली हमारे साइड में था। अब पता नहीं, हम हमें तो उस टाइम दिखा नहीं वो, खैर पीछे था या साइड में था, मरते तो हम ही ना, वो तो बालकनी में सेफ डिस्टेंस से देख रहे थे। आजकल भी ऐसा होता है, हंगामा हो रहा है, वो युद्ध की बातें हो रही हैं, लोग जो है वो खड़े होके तालियां बजा रहे होते हैं, क्योंकि उनको खुद तो कुछ उनका नुकसान होने नहीं वाला होता, जिसका हो रहा होता बेचारा उसी को ही पता होता है। खैर, तो हम सब भागते गए, और ऐसा लगा कि घंटों भाग रहे हैं, मगर मुश्किल से हम 4-5 मिनट ही भागे होंगे, क्योंकि मेरा घर आ गया। और उसी समय मैंने देखा कि यूं सचमुच में साइड से ऐसे सांड निकला। ओह बाबा रे, मैं तो अभी भी मुझे याद है, मैंने कहा यार, ये तो सांड सच में है। अच्छा, तो वो सांड निकला, सबकी सांस में सांस आई, और हम जल्दी से अपने अपने गेट्स के अंदर भागे, क्योंकि ये डर था कि कहीं वो वापस ना हमारी तरफ आ जाए। सब हाँफ रहे थे और शुक्र है कह रहे थे। कोई अल्लाह को शुक्र दे रहा होगा, कोई भगवान को, कोई वाहेगुरु को याद कर रहा होगा, पर ऊपर वाले ने सबको बचा लिया, वन एंड ऑल। एक्चुअली मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो सांड सच में हमारा पीछा कर रहा था, मतलब हम पे हमला करने वाला था कि नहीं। आई थिंक अगर हम सब बस साइड में हो लेते, मतलब गुप्ता जी की दुकान के अंदर घुस लेते, तो हम ज्यादा सेफ रहते। भागना काफी डेंजरस था, क्योंकि अब हम उसके आगे भाग रहे हैं, तो हम उसको एक तरह से उकसा रहे हैं, अब वो भाग रहा है हमारे पीछे। सांड और इंसान का भला क्या मुकाबला, अगर वो हम पर हमला कर देता तो हम कहाँ बचते। इससे बेटर था कि हम एक साइड में हो जाते, दुकान में घुस जाते, और वो निकल जाता आगे।
और बाद में सबने बड़ों को खूब डांटा भी इस बारे में कि भाई तुम पागलों की तरह बिना सोचे समझे ऐसे कैसे भागने लगे, और तुम्हारे साथ बच्चे भी थे, तुम्हें सोचना चाहिए था। पर जब इंसान डरा होता है तो उसकी अकल पे ताले पड़ जाते हैं। ये तो आपने देखा होगा जरूर। उल्टे सीधे कदम उठ जाते हैं जब इंसान डरा होता है। पर शिवानी और मेरी तारीफ हुई क्योंकि हमने उसके छोटे भाई को सेफ रखा। शिवानी की दादी जी ने अगले दिन हमारे लिए पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई। उन्होंने हम तीनों बच्चों के माथे पर टीका लगाया और दाता को धन्यवाद दिया। वो भगवान को दाता कहती थीं। हम तीनों को प्रसाद में हलवा मिला, और क्योंकि हम सबको आइसक्रीम फेंकनी पड़ी थी तो दादी जी ने हमारे लिए कुल्फी भी मंगाई। दादी जी कहने लगी कि हम बस बच ही गए। सांड बड़ा खतरनाक हो सकता है, उन्होंने कहा, और वो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। उन्होंने कहा वो तो फितरत से ही गुस्सैल और हमला करने वाला होता है, मतलब उसकी नेचर ही ऐसी होती है। मुझे याद आया कि मेरी मदर ने मुझे वी शांताराम के बारे में बताया था। वी शांताराम एक सुपर फेमस एक्टर और डायरेक्टर थे। उनके साथ हुए एक इंसिडेंट के बारे में मेरी मदर ने बताया था। दो आंखें 12 हाथ फिल्म में एक सांड ने उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था। शिवानी की दादी जी ने तुरंत कहा कि हाँ बेटा, ऐसा हुआ था। बेचारे की आंख में बहुत गहरी चोट आई थी। कहते हैं कि ए मालिक तेरे बंदे गाने में वो सचमुच में घायल थे। दादी जी को गानों की, फिल्मों की बड़ी जानकारी थी और उनकी आवाज भी बड़ी अच्छी थी। वो हमेशा फिल्मों के और दूसरे गाने हमें सुनाती थीं और हमें साथ गाने को भी कहती थीं। एक गाना उनका फेवरेट था जो उनके बचपन की एक फिल्म से था। मैंने इस एपिसोड पर काम करते हुए जाना कि वो फिल्म थी 1935 की धूप छांव, और वो गाना लिखा था पंडित सुदर्शन ने, जो उर्दू और हिंदी दोनों के ही बहुत बड़े लेखक और कवि थे। कुछ ऐसे था वो गाना। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, जाग जरा, आज जरा सा फितना है ये, तू कहता है कितना है ये, आज जरा सा फितना है ये, तू कहता है कितना है ये, 2 दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फट और मुंह जोर, 2 दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फट और मुंह जोर, मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, जाग जरा, नींद में माल गवा बैठेगा, अपना आप लुटा बैठेगा, नींद में माल गवा बैठेगा, अपना आप लुटा बैठेगा, फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा, लाख मचाए शोर, फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा, लाख मचाए शोर, मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा, जाग जरा। बड़े मन से गाती थी वो। इस गाने में जो फितना है ना, उसका मतलब है अचानक से हुई ऐसी घटना या इंसिडेंट या हरकत जो बुरी हो। तो गीतकार पंडित सुदर्शन कह रहे हैं कि आज तुम सोच रहे हो कि ये तो बस एक बुरी घटना है, इंसिडेंट है, पर इसे यहीं नहीं रोका तो ये बहुत जल्दी काफी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर तुमने इसे नहीं रोका तो ये एक घटना तक सीमित नहीं रहेगी, तुम्हारा सब कुछ इसके चक्कर में बर्बाद हो सकता है, बड़ी बर्बादी हो सकती है, लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। शिवानी और मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी, मगर हम दोनों अलग अलग स्कूल्स में थे तो रोज नहीं मिल पाते थे, और 10वीं के बाद हम लोग शिफ्ट हो गए तो बातचीत कम हो गई। फिर मैंने सुना कि 12वीं के बाद वो पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई है। 2001 में मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के वॉशिंगटन डीसी ऑफिस में यूनाइटेड नेशंस की एक फेलो के रूप में काम कर रही थी, और एक कॉमन फ्रेंड से पता चला कि शिवानी भी वॉशिंगटन डीसी में ही है।
उसका नंबर मिला, मैंने कॉल किया, बहुत खुश हुई वो, मैं भी बहुत खुश हुई और हमने कहा चलो लंच पर मिलते हैं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो हम मिले, बड़ा मज़ा आया, बचपन की ढेर सारी बातें की हमने। वो अब वॉशिंगटन एरिया में ही रहती थी, करीबन 2 साल से शेयर्ड अपार्टमेंट में रहती थी और उसकी जॉब भी ठीक ठाक चल रही थी। हालांकि अभी उसे और पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई अभी उसको उसकी पूरी ख़त्म नहीं हुई थी और वो बेटर जॉब की तलाश में थी। दादी जी की भी बात हुई, वो कुछ साल पहले गुजर चुकी थी। मैंने बताया कि हमें पता नहीं था, वरना हम ज़रूर उसके घर जाते कंडोल करने के लिए। तो उसने कहा कि हाँ वो नहीं बता पाई और मेरा नंबर भी उसके पास नहीं था। फिर उसने ये भी बताया कि पेरेंट्स उसके और उसका भाई जल्द ही आ रहे हैं उससे मिलने के लिए अमेरिका, तो तब हम ज़रूर मिलेंगे। इस बात के कुछ ही हफ्तों बाद अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ। आतंकवादियों ने 4 प्लेन हाईजैक किए, दो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स से टकराए गए, एक पेंटागन से जो अमेरिकन मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, डीसी एरिया में है, और चौथा एरोप्लेन एक खुले मैदान में क्रैश हुआ पेंसिल्वेनिया में। 9/11 के दिन मैं वॉशिंगटन डीसी में अपने ऑफिस में थी, काम स्टार्ट कर चुकी थी। थोड़ी देर में मेरे एक कॉलीग ने टीवी मॉनिटर की तरफ मेरा ध्यान दिलाया। एक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश हो गया था। उस समय जो था ये टेररिज्म वगैरह की बात नहीं हो रही थी, यही माना जा रहा था कि एक एरोप्लेन क्रैश हो गया है। हम 2-3 लोग ही थे उस वक्त ऑफिस में और बहुत ही शॉक्ड होकर हम ये देख रहे थे टीवी पर कि ओह माय गॉड, कैसे एक प्लेन इस बिल्डिंग से टकरा गया। पर थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं, सामने हमारे टीवी पे, मतलब हम ये न्यूज़ देख रहे हैं और हम क्या देखते हैं कि एक और प्लेन आता है और क्रैश हो जाता है नेक्स्ट बिल्डिंग में। व्हाट द, आई मीन ये क्या हो रहा है। हम सब इस तरह आंखें और मुंह खोले बिना पलक झपकाए ये सोच रहे थे कि अनबिलीवेबल, हॉरिबल, एक प्लेन पहले हो चुका है क्रैश, एक हमारे सामने क्रैश हो रहा है। मतलब शब्द ही नहीं थे लोगों की जुबान पर। न्यूज एंकर्स भी क्या बोलते, ओ माय गॉड और ऐसे ही शब्द सुनाई दे रहे थे या चुप्पी थी। तभी एक कॉलीग ने कहा कि व्हाट इफ पेंटागन इज ऑल्सो हिट, मतलब पेंटागन पर भी हमला हो गया तो। हम सब उस खिड़की की तरफ जल्दी से बढ़े जहां से पेंटागन नजर आता था। बेसिकली हमारा ऑफिस पोटोमिक नदी के इस तरफ वॉशिंगटन डीसी में था और अमरीकी संसद, जिसे कैपिटल कहते हैं, उसके एकदम पास था हमारा ऑफिस, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल से अ, हम वहां काम करने के लिए जाते थे। और पेंटागन बिल्डिंग थी नदी के उस तरफ वर्जीनिया स्टेट में। हमारा ऑफिस ऊपर था, आई थिंक 5th या 6th फ्लोर पर था, तो वहां से हम देख सकते थे। और ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम स्टार्ट हो चुका था, तो और भी साफ दिखता था। तो हम खिड़की की तरफ जल्दी से गए और क्या देखते हैं वहां, कि वहां से धुआं निकल रहा है, काला ग्रे धुआं उठ रहा था। हमने एरोप्लेन नहीं देखा, मगर पता था कि एक बहुत बड़ी आग लग गई है। और हम वहां स्तब्ध, बिविल्डर्ड खड़े थे। कुछ ही सेकंड्स में ये रियलाइज हो गया कि हमें तो यहाँ से निकलना है। ये तो हम, मतलब ये तो एक कुछ बहुत बड़ी चीज हो रही है जिसमें हम भी शामिल हैं अब। अभी वो न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं है। और ऑफिस में तब तक और भी लोग आ चुके थे, सबके चेहरों पर घबराहट थी, क्या हो रहा है ये। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं अटर डिसबिलीफ, मतलब जिस पे बिल्कुल यकीन ना हो। और उस डिसबिलीफ के बाद खौफ, क्योंकि अब क्लियर था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, हमला है और बिल्कुल हमारे पास पहुंच चुका है। हम क्या यहाँ से निकल पाएंगे? हमारे फैमिली मेंबर्स कैसे हैं? क्या हम मिल पाएंगे अपनों से? क्या आज हमारा आखिरी दिन है? सभी लोग जल्दी जल्दी अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करने लगे, पर फोन्स काम नहीं कर रहे थे उस टाइम। और इतनी घबराहट सबके अंदर थी कि पता नहीं अगले क्षण क्या हो। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं मेट्रो से आती जाती थी। मेट्रो को बंद कर दिया गया था, तो वो तो खैर सेफ्टी के लिए, अब मेरे ख्याल से अगर मेट्रो चल भी रही होती तो लोग नहीं जाते उसमें। पर बात मेन ये हम सबको समझ में आ रही थी कि अगला निशाना कैपिटल बिल्डिंग हो सकती है, अमरीकी संसद, बिल्कुल हमारे ऑफिस के पास, जैसे मैंने बताया।
सीढ़ियों से हम लोग फटाफट नीचे आए क्योंकि इमरजेंसी में लिफ्ट का इस्तेमाल मना किया जाता है। अब सवाल ये था कि कैसे भागे यहाँ से और कैसे किसी सेफ जगह पहुंचे। क्या कोई सेफ जगह है भी? पर मेन बात यही थी उस समय कि भाई कैपिटल बिल्डिंग से दूर भागो। कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन तो हो नहीं सकती थी ऐसे समय में। फटाफट हम गाड़ियों में बैठ गए, जिसकी भी गाड़ी थी, जो भी अब गाड़ियां अवेलेबल थी। मैं एक सीनियर स्टाफ की गाड़ी में बैठी और हम वहां से निकल पड़े। 5 लोग थे गाड़ी में। और वो जो एक हबड़ा तबड़ी मचती है वो तो चलो थी ही, मगर मैं आपको बता नहीं सकती वो फीलिंग मैं भूल नहीं सकती। जो अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता का माहौल था, जो डर था, क्या हम पर अभी बम बरसने लगेंगे, काश मेरा फोन लग जाए, मैं एक बार अपनों से बात कर लूं। क्योंकि पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। हमें सायरन सुनाई दे रहे थे सब जगह, पुलिस के। वॉशिंगटन डीसी की सड़कें कभी ऐसी नहीं होंगी जैसी उस दिन थी। ना कोई स्टॉप साइन पर रुक रहा था, ना बत्ती पर। हर इंसान डीसी से दूर भागना चाहता था। वही डीसी, वही वॉशिंगटन डीसी जो दुनिया की सबसे पावरफुल सरकार का घर है, जहां दुनिया भर से राजे महाराजे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वहां आने को पागल हुए रहते हैं। उस शहर में उस दिन कोई नहीं होना चाहता था। फायर ब्रिगेड्स, जिन्हें अमेरिका में फायर ट्रक्स कहते हैं, और एम्बुलेंसेस, उनके सायरन थे सारी जगह। और उन आवाजों के साथ हम अपने दिल की धड़कनों को भी साफ सुन सकते थे। वो जो ऐसे ऐसे लगता है जैसे सब भाग भी रहे हैं मगर रुक भी गए हैं। बहुत ही बुरी फीलिंग, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। और इसीलिए जब लोग युद्ध की बातें करते हैं बड़े शौक से कि जैसे युद्ध होना चाहिए, तो ये शायद युद्ध के सबसे करीब मैं पहुंची। और मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी फीलिंग मैं किसी दुश्मन के लिए भी कि। और मैंने रेफ्यूजीज के साथ जो काम किया है, युद्ध के रेफ्यूजीज के साथ, तो मैं यही कह सकती हूँ कि जिसने अगर एक बार समझ लिया कि युद्ध कितनी बुरी चीज है, अ, तो वो कभी युद्ध को प्रमोट नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा हाँ चलो युद्ध करते हैं, चलो इसी के साथ मैं ये भी कहूंगी कि कभी मौका मिले तो हमें डिटेल में सदमे के बाद की स्थिति के बारे में भी बात करनी चाहिए। मैं इंडिविजुअल सदमे की बात नहीं कर रही हूँ, जो कि बहुत जरूरी है समझना, पर एक पूरे शहर या पूरे देश के पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात कर रही हूँ। इस पर असल में बात होती नहीं है और सरकारें तो इस पर बिल्कुल काम नहीं करती हैं। पर मेरे काम में, शांति शिक्षा के काम में, मुझे इसे समझना पड़ता है और इसको सही करने की कोशिश करनी पड़ती है, जो कि मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही लंबा काम है। आज हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, अ, पर यह जरूर हमें समझ लेना चाहिए कि जब 9/11 जैसी घटना होती है तो उसका मेंटल इफेक्ट लोगों पर सिर्फ शॉक या डर तक नहीं होता। ये उन सब चीजों से मिल जाता है जो एज अ सोसाइटी हमारे अंदर पहले से होती हैं, जो भी इनसिक्योरिटीज हों, फियर्स हों, या कुंठाएं हों, फ्रस्ट्रेशंस हों, वो सब मिल जाती हैं उससे। और वैसे एग्जाम्पल्स बहुत हैं, पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देकर एक्सप्लेन करती हूँ। पहला ये कि 9/11 की शाम को ही मेरे एक फ्रेंड, जो कि उस समय इंडिया ट्रैवल कर रहे थे पर रहते हैं वॉशिंगटन डीसी में, उनका फोन आया। उन्हें अब तक पता चल गया था कि अमेरिका में क्या हुआ है। वो भी पूरी तरह हैरान थे और परेशान थे, मगर इस हैरानी और परेशानी के साथ उनको एक चिंता और थी। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेरे घर के आगे अमेरिकन फ्लैग लगा दीजिए शिरीन, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और मैं सुन रहा हूँ ये सब, कितना मुस्लिम्स को इसके बारे में ब्लेम किया जा रहा है। और मुझे डर है कि मेरे घर की सेफ्टी, उस पे कुछ हो सकता है मेरे घर पर, तो प्लीज आप झंडा लगा दें। आप सोचिए कि इतने हजारों मील दूर बैठा हुआ एक इंसान, उसको चिंता हो गई अपने घर की, क्योंकि जैसी स्थिति बन गई थी, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। और ये क्यों हुआ?
क्योंकि हमने देखा है हिस्ट्री में और इवन रीसेंट ईयर्स में कि जब हम किसी एक कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे सिखों को ब्लेम किया गया 1984 में इंदिरा गांधी के मर्डर के लिए, तो फिर लोगों की प्रॉपर्टीज पर हमले होते हैं। सिर्फ जान पर ही नहीं, उनके काम पर, उनके धंधे पर, उनके घरों पर, ऑफ कोर्स उनकी लाइफ पर तो हमको पता ही है कि होते हैं। तो वो जो एक ऑलरेडी उनके अंदर दिमाग में बात थी, उस टाइम तक ऐसे कोई हेट क्राइम्स अभी स्टार्ट नहीं हुए थे यूएस में मुस्लिम्स के ऊपर, मगर उनको ऑलरेडी इसकी चिंता थी क्योंकि पास्ट में ऐसी चीजें हो चुकी हैं। और ये है, यही मैं बताने की कोशिश आपको कर रही हूँ कि कैसे जो ऑलरेडी हमारी अनसर्टेनिटीज या जो हमारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, जो ऑलरेडी हम देख चुके होते हैं या हमारे सोसाइटी में पहले से होती हैं, वो कैसे और बढ़ जाती हैं जब इस तरह की कोई घटना 9/11 जैसी घटना होती है। दूसरा एग्जाम्पल था मेरी बचपन की दोस्त शिवानी का, जिससे कई साल बाद मैं फिर से कुछ हफ्ते पहले ही मिली थी। 9/11 के हमलों के बाद हम अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से उनको फोन करके उनका हालचाल पूछ रहे थे कि भाई सब ठीक है ना। तो मैंने शिवानी को फोन किया। उसने कहा कि वो ठीक है पर बहुत परेशान है क्योंकि उसे घर शिफ्ट करना है और कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही है। मैंने कहा कि तुमने बताया था कि अपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है, यू आर हैप्पी देयर, तो क्या हो गया? बोली नहीं वो बात नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। थोड़ा मैंने और पूछा कि भाई बताओ क्या बात है, ताकि अगर मैं किसी तरह की मदद कर सकूं। तो उसने मुझे बताया कि एक्चुअली मुझे अपनी फ्लैटमेट की वजह से बदलना पड़ रहा है। मुझे हैरानी हुई सुनकर, क्योंकि उसने मुझे बताया था जब हम मिले थे कि उसकी वो फ्लैटमेट से बहुत अच्छी दोस्ती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको उससे। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? थोड़ी सी चुप्पी के बाद उसने कहा कि मुस्लिम है, स्कार्फ भी पहनती है। मम्मी पापा कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, मुझे भी लग रहा है शिफ्ट कर ही लूं, अपनी सेफ्टी तो देखनी पड़ेगी ना। मैंने कहा शिवानी, ये तो तुम अजीब सी बात कर रही हो, जब तुम्हारी उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी सडनली 9/11 के बाद तुम्हें लग रहा है कि वो कोई गलत इंसान है। क्या 9/11 में मुसलमान नहीं मरे? ट्विन टावर्स में कितने मुस्लिम्स काम करते थे, वो मरे। जो एरोप्लेन्स क्रैश हुए उनमें भी बहुत से मुस्लिम्स थे। न्यूज में देखो कितने मुस्लिम्स 9/11 के खिलाफ बोल रहे हैं। शिवानी ने मुझे गुस्से में कहा, बोलने से क्या होता है, अंदर से तो सपोर्ट करते ही होंगे ना सब। अब इसके बाद तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। फिर कुछ सोचकर मैंने कहा, शिवानी जब तक तुम्हें अपने पसंद की जगह नहीं मिलती है तो तुम मेरे पास आकर रहो, तुम्हारा स्वागत है। पर सोच लेना और अपने पेरेंट्स से भी पूछ लेना, क्योंकि हालांकि मैं स्कार्फ नहीं पहनती हूँ, पर तुम्हें तो पता ही है कि मेरे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बैकग्राउंड हैं। और मेरे हिंदू और मुसलमान दोनों ही दोस्त हैं। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो स्कार्फ पहनते हैं, ऐसे भी दोस्त हैं जो टीका लगाते हैं। तो मैं तो ये मिक्स बैकग्राउंड की हूँ, पता नहीं तुम्हें सेफ लगेगा कि नहीं मेरे पास रहकर। क्योंकि मैंने कहा मैं ये बात कह ही देती हूँ, मुझे बुरा तो लगा ही था। तो शिवानी बोली, अरे यार वो बात नहीं है, तुमने तो इसे पर्सनली ले लिया, तुम इसे पर्सनली क्यों ले रही हो? मेरा मतलब है कि इस वक्त माहौल खराब है, किसी का क्या भरोसा। मेरे पेरेंट्स तो मेरी सेफ्टी के बारे में ही सोचेंगे ना। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, तुम डिफरेंट हो, मगर मुस्लिम्स में टेररिज्म है, ये तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। देखो इन्होंने क्या कर दिया, इतने लोगों को मार डाला। मैं अभी 2 मिनट पहले शिवानी को समझा चुकी थी कि 9/11 से मुस्लिम्स का कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत से मुस्लिम्स इस हमले में मारे गए। और ये सच्चाई है कि 9/11 की वजह से अमेरिका में मुस्लिम्स पर बहुत से हमले हुए बाद में, इंडिविजुअल्स पर भी, उनकी जो उनकी बिजनेसेस थे उन पर भी हुए। ये आम मुस्लिम्स थे जिनका 9/11 से कोई लेना देना नहीं था, तो उनका तो 9/11 की वजह से नुकसान हो गया। आप अगर आज भी जाएं इंटरनेट पर देखें तो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं हेट क्राइम्स, मैंने अभी कहा, और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बढ़ी 9/11 के बाद मुस्लिम्स के अगेंस्ट। तो उनका उनका इसमें क्या फायदा हुआ?
उनकी बहुत सी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे वो मेजोरिटी में थे, वहां पे लाखों लोग जो है वो बर्बाद हो गए वॉर की वजह से, जो उनके ऊपर वॉर हुआ, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था। पर शिवानी से ये सब कहने का क्या फायदा था उस वक्त। बचपन से ही मैं अपने पेरेंट्स की वजह से कम्युनल हार्मनी के कामों में हिस्सा लेती आई थी इंडिया में। तो मुझे पता था कि जब इंसान इस तरह की मेंटल स्थिति में होता है जैसे शिवानी थी, तो वो तर्कपूर्ण लॉजिकल बातें नहीं समझ सकता आपकी, वो स्थिति में नहीं होता। जब कोई डरा हो, गुस्से में हो, तो वो क्लियरली नहीं सोच रहा होता। और फोन वैसे भी डिस्कशन के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं है। फिर भी मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे दुख बहुत हुआ, क्योंकि ऐसी बातें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी शिवानी से। मैं सोचती थी वो समझदार लड़की है, तो मुझे जरूर दुख हुआ और मुझे ये भी लगा कि शायद अब शिवानी से कभी बात नहीं होगी। पर कुछ महीनों बाद उसका खुद ही फोन आया कि शिरीन, क्या हम मिल सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। लेट अस मीट। सच कहूं तो मेरा भी मिलने का मन था, क्योंकि जब वो फोन पे बात हुई तो मुझे लगा कि नहीं, हम बैठकर बात कर सकते हैं। मैं उसकी बात सुनना चाहती थी और मैं सही तरीके से, अच्छी तरीके से डिस्कशन करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो एक्चुअली लॉजिकली डिस्कशन करेगी, वो समझेगी बात को। वो ऐसी नहीं है कि वो ना समझ पाए। और असल में ज्यादातर लोग समझ सकते हैं, शायद मौका ही नहीं मिलता है प्रॉपर उनके साथ बैठकर डिस्कशन करने का इन चीजों पर। खैर, हम दोनों मिले। मिलते ही उसने सबसे पहले मुझे मुझे हक किया। मेरे से गले मिली वो, और उसने मुझे सॉरी कहा। तो मैं थोड़ी सी सहज हो गई, क्योंकि इंसान के अंदर थोड़ा गुस्सा होता है, ये भी झिझक होती है कि पता नहीं सामने वाला क्या कहेगा ऐसी बातें करने के बाद मेरे से फोन पर। मगर उसने ऑलरेडी मुझे कंफर्टेबल फील कराया। फिर हम दोनों बैठ गए और शिवानी ने कहा कि शिरीन, मेरे साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि उसने मुझे बिल्कुल, जिसको कहते हैं, अंदर से झकझोर दिया है। मेरा नजरिया बदल दिया है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। 2 हफ्ते पहले मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई इंडिया से आए। हम न्यूयॉर्क गए घूमने। वहां एक जगह खड़े होकर हम दूर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैच्यू है, उसे देख रहे थे। आपको पता ही है, न्यूयॉर्क में फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। उसे हम देख रहे थे दूरबीन से, जो बाइनोक्यूलर्स होते हैं उससे, और हम फोटोज ले रहे थे। अचानक से क्या होता है कि पुलिस की कारों के सायरन हमें सुनाई देते हैं, और अचानक से हम कारों से घिर जाते हैं, पुलिस की कारों से। पुलिस वाले अपनी गन्स पे हाथ रखे हमारी तरफ बढ़ने लगते हैं। हमारी सिट्टी पिट्टी घूम के हुआ क्या ना, हमें कंफ्यूजन और डर दोनों। और हुआ ये था कि किसी ने पुलिस को फोन करके ये कह दिया था कि कुछ अरब लुकिंग पीपल, मतलब अरब दिखने वाले लोग, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को दूरबीन से देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, सस्पिशियस लग रहे हैं। बस ये बात सुनकर पुलिस फटाफट पहुंच गई। और शिवानी ने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ वहां पे देख रहे थे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बाइनोक्यूलर से, और फोटो ले रहे थे। तो अचानक से बंदूकों से लैस पुलिस वालों से घिर गए वो, और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी कि ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। उन्होंने बताया कि भाई, हम तो सिर्फ यहाँ फोटो ले रहे हैं। तो पुलिस ने उनको बताया कि आपके खिलाफ तो कंप्लेंट हुई है कि आप यहाँ खड़े होके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देख रहे हैं, तो कुछ आपने गड़बड़ करी, हो सकता है कर रहे हो आप। हमने समझाया कि भाई, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर भी पुलिस ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, और वहां से गुजरने वाले लोग भी अब उन्हें शक की नजर से देख रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है। कुछ देर की पूछताछ के बाद जब ये क्लियर हो गया कि वो कोई थ्रेट नहीं है, उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, ना वो कुछ बुरा करने जा रहे हैं, तो भाई उनको जाने दिया। और शिवानी ने कहा कि हम इतना घबरा गए थे कि हम अपनी ट्रिप पूरी किए बिना ही डीसी वापस आ गए। और पुलिस ने न्यूयॉर्क में उनका फोन नंबर लिया था कि भाई हम इसको फॉलो अप करेंगे, आप कहाँ पे जा रहे हो, कैसे, क्या, कहाँ रहते हो, एड्रेस वगैरह लिया था।
और जब वो डीसी पहुंचे तो पुलिस का फोन आया कि हमें अगले दिन अपार्टमेंट में मौजूद रहना है। उन्होंने कहा कि आपको रहना है वहां इस टाइम पर, फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए और पूछताछ के लिए, और आपको पुलिस स्टेशन भी आना पड़ सकता है। शिवानी ने कहा कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब भाई क्या क्या पूछताछ करेंगे, और कोई कोई है ही नहीं हमारी स्टोरी कोई और बताने के लिए, हमने किया भी कुछ नहीं है तो हम क्या बताएंगे। और पर शिवानी ने कहा कि घबराहट के चलते मैंने अपने वीजा के सारे पेपर्स निकाले, अपनी फैमिली के पेपर्स की फाइल बनाई, फोटोकॉपी करी, और एक डुप्लीकेट फाइल एक दोस्त को देकर आई कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, मेरा जॉब ना चला जाए, मेरा वीजा ना कैंसिल हो जाए, क्या मुझे लॉयर करना पड़ेगा, मेरे पेरेंट्स और भाई का क्या होगा। ये सब बातें दिमाग में आ रही थी, जबकि उन्होंने किया कुछ नहीं था। अगले दिन पुलिस आई और फिर से उनसे सवाल जवाब किए। इस पूरे एक्सपीरियंस से वो लोग इतना डर गए कि जो है उसका भाई तो जैसे एक ही चीज को बार बार नहीं बोलते हैं, रिपीट करने लगते हैं जब कभी एंजाइटी में या कोई स्ट्रेस हो जाए, तो उसके साथ ये हो गया। और वो बार बार यही कहता रहा कि हम तो इंडियन हैं, हम अरब नहीं हैं, हम तो इंडियन हैं, हम तो मुस्लिम भी नहीं है, वो बार बार ये कहे जाए। और उसने कहा कि मेरे फादर भी कहे जा रहे थे कि हमारी बेटी तो यहाँ इतने साल से है, उसने कभी कुछ बुरा नहीं काम किया है, आप चेक कर लें, आप चेक कर लें। मतलब ये घबराहट उनके अंदर आ गई थी। पुलिस ने कहा कि आप अपने कुछ नेबर्स के नंबर दीजिए बैकग्राउंड चेक के लिए। ये एक तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसा उनको एक चाहिए कि आप साउंड कैरेक्टर के हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किए हैं जहां आप रहते थे। शिवानी ने बताया कि सर मैं अभी 1 डेढ़ महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, मैं इतने लोगों को जानती नहीं हूँ यहाँ पर हाँ मैं पहले एक जगह पे रहती थी, वहाँ मैं रूम शेयर करके रहती थी, अपार्टमेंट शेयर करके, और वहाँ मैं ऑलमोस्ट 2 साल रही हूँ, वहाँ के लोग मुझे जानते हैं। तो पुलिस ने कहा कि भाई पुरानी फ्लैटमेट का नंबर दो और दूसरे पड़ोसियों का नंबर दो। अब शिवानी ने कहा कि मेरी पुरानी फ्लैटमेट की तस्वीर मेरे आंखों के सामने घूम गई। मतलब मैं उसको उसका नंबर दे तो रही हूँ, मगर मैंने उसके साथ कैसे बिहेव किया। वो अमेरिका में ही पली बड़ी थी लड़की, बांग्लादेशी ओरिजिन की थी। और शिवानी ने कहा कि मैंने उसके साथ बहुत अच्छे करीबन 2 साल बिताए। छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा उसके और शिवानी के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसने बताया। और कहने लगी कि हम दोनों की अच्छी खासी बनती थी, हालांकि उसकी फैमिली डीसी के पास ही रहती थी तो वो अपना खाली समय वहां बिताती थी और मैं अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहती थी। पर फिर भी कई बार मैं उसके घर गई खाने पर। और जब 9/11 हुआ तो उसके बाद के माहौल में मैंने उससे बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, और अपार्टमेंट छोड़ते हुए उसके स्कार्फ पर भी मैंने कमेंट किया, जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने उसको कभी भी एज एन इशू नहीं लिया था, पर अब मैंने उसको खरी खोटी सुनाई। वो भी मेरी बदतमीजी की वजह से मुझ पर गुस्सा हुई और हमने उसके बाद एक दूसरे से बात नहीं की। शिवानी ने कहा तो अब मुझे उसकी जरूरत थी, अब मुझे उसको कॉल करना था, उसी से मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत थी। शिवानी ने कहा कि मैंने झिझकते हुए उसे कॉल करी। पहले तो उसने कॉल नहीं ली, मगर फिर मैंने बार बार ट्राई किया तो उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने उसे प्रॉब्लम बताई। उसने तुरंत कहा नो प्रॉब्लम शिवानी, पुलिस को तुम्हारे बारे में मुझसे अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। मुझे पता है कि तुम उल्टे सीधे काम करने वाली इंसान नहीं हो। शिवानी कहने लगी कि शिरीन, मुझे सच इतना बुरा लगा। मैंने जहां उसके धर्म की वजह से और उसके स्कार्फ पहनने की वजह से उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था और उसके मुंह पर उसकी इंसल्ट की थी, वहीं वो मुझसे ये कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगी। उसने मुझे ये भी बताया कि उसके फादर 9/11 के कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क से डीसी ड्राइव करके आ रहे थे, तो उन्होंने गलती से एक टर्न ले लिया, कोई इलीगल टर्न, और किसी ऐसे रोड पर मुड़ गए जो रॉन्ग साइड थी। आप जैसे ट्रैफिक इस तरफ आ रहा है और वो उस तरफ चले गए, गलत साइड पे चले गए। आमतौर पर अगर ऐसा होता है यूएस में
और पुलिस आपको देखती है तो आपको टिकट मिल जाती है या आपका लाइसेंस कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। पर इस बार पुलिस ने, ये जो बांग्लादेशी ओरिजिन के अमेरिकन आदमी थे, उन्हें न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि उनकी कार की चेकिंग करी। उन्हें कार में अरबी में छपी एक किताब मिली, अरबिक स्क्रिप्ट में एक किताब मिली। कौन सी थी वो किताब? कुरान थी। उनके फादर ने बताया भी कि भाई ये कुरान है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है और मैं इसे गाड़ी में रखता हूँ, ये कोई अभी नई बात नहीं है, मैं हमेशा से रखता हूँ। पर पुलिस ने उन्हें सड़क के किनारे एक खंबे के साथ हथकड़ी से बांध दिया और उनसे सवाल जवाब किए। कुरान के उन्होंने कहीं पे फोटो भेजी होगी या कुछ कि भाई ये क्या है, कोई मैनुअल तो नहीं है किसी चीज को उड़ाने का। खैर बहुत देर के बाद जब सवाल जवाब हो गए, बैकग्राउंड चेक वगैरह हो गया, तब उन्हें छोड़ा। पर वो जो ट्रॉमा होता है, क्या कितना बुरा रहा होगा, आपके हाथ बांध दिए जाएं एक खंबे से सड़क किनारे। शिवानी ने मुझे ये बातें बताई और उसकी आंखें जो थी वो आंसू से भरी हुई थी, आंसुओं से। और जो बात उसने कही, आई थिंक वही वो मेन मुझे बताना चाह रही थी कि एक्चुअली क्या उसका माइंड अब सोचता है। और उसने कहा कि शिरीन, जो मेरी फ्लैटमेट के साथ हुआ, जो उसके पापा के साथ हुआ, वही तो हमारे साथ हुआ। उन्होंने कुछ नहीं किया था, फिर भी उन्हें टेररिस्ट मान लिया गया। हमने भी कुछ नहीं किया था, मगर सिर्फ किसी की कॉल की वजह से, किसी ऐसे इंसान की कॉल की वजह से जिसे लगा कि हम अरब हैं तो इसलिए हम सस्पिशियस हैं, तो पुलिस हमारे पीछे लग गई। बेसिकली हम कैसे दिखते हैं, बस इसकी वजह से। अगर उसके फादर वाइट होते तो क्या उनके कार की चेकिंग होती? अगर हम ब्राउन स्किन के नहीं होते, हम इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या अरब नहीं दिखते, तो क्या कोई हमारे बारे में फोन करता? पिछले 2 हफ्तों में मुझे रियलाइज हुआ है शिरीन कि मैं भी तो यही कर रही थी। इस पॉइंट पर आई थिंक मुझे रियलाइज हुआ कि वो क्या समझी है इस सबसे। वो भी तो वही कर रही थी। उसने कहा, मुझे हर स्कार्फ पहनी लड़की, जिसमें पुरानी मेरी फ्लैटमेट भी थी, हर मुसलमान नाम वाला इंसान, दुनिया का हर मुसलमान मुझे टेररिस्ट नजर आ रहा था। जब मुझे और मेरी फैमिली को टेररिस्ट माना गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितनी खतरनाक मेंटालिटी है। किसी पर इल्जाम लगा देना क्योंकि हमें लगता है कि उस जैसा इंसान टेररिस्ट होता है, ये पागलपन है। तो एक्चुअली मुझे शिवानी को कोई बात नहीं बतानी पड़ी, शिवानी ने खुद ही पूरी चीज समझ भी ली और मुझे बताई भी। हालांकि एक बुरे एक्सपीरियंस की वजह से, मगर बात एकदम क्लियर थी अब उसके दिमाग में। फिर मैंने पूछा कि अंकल आंटी और उसके भाई कैसे हैं? बोली कि अब वो कहीं निकलते नहीं है, डर बैठ गया है अंदर, कहीं नहीं जाते वो, बस वो जहाँ उसका फ्लैट है उसमें बैठे रहते हैं। और अब वो जल्दी से जल्दी जो है इंडिया वापस जाना चाहते हैं, टिकट्स की डेट बदलने में लगी हुई थी वो। और उसने ये भी कहा कि मुझे भी कह रहे हैं कि वापस चलो। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर कोई वापस ना जा सके या उसके पास कोई और जगह ही ना हो जाने के लिए, सेफ फील करने के लिए, तो क्या होगा? क्या वो हर वक्त डर के जीता रहेगा? क्या आप हर वक्त डर के जी सकते हैं? कैसा समाज होगा वो जहां हर रोज डर के जीते हों लोग? क्या ऐसे समाज में शांति हो सकती है? सोचिए कि अगर सिर्फ एक बार सांड वाला इंसिडेंट ना होकर रोज मॉडल टाउन की सड़कों पर सांड भाग रहा होता तो क्या होता? सोचने में हंसी की बात लगती है, फनी सीन लगता है, मगर सोचिए कि अगर सच में ऐसा होता तो क्या होता? हम सब डर के मारे बाहर ही नहीं निकलते।
या निकलना पड़ता तो घबराए हुए छुपते छुपाते शायद कोई हथियार लेकर निकलते। शायद मोहल्ले में लाउड स्पीकर से बुलेटिन इशू होते, 3 मिनट पहले सांड गली नंबर 1 में भागता हुआ दिखा है। अनुमान है कि अगले 7.5 मिनटों में वो गली नंबर 10 से गुजरेगा। सभी मॉडल टाउन निवासियों को फिर से चेतावनी दी जाती है कि वो हर वक्त सावधान रहें। अगर बाहर निकलना जरूरी है तो इन बातों का पूरी तरह ध्यान रखें। बच्चों को अपने से बांध लें, ऊपर से अपना कवच पहन लें और अपना हथियार ना भूलें। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो डबल इंश्योरेंस करवा के जाएं, और अगर आपके पास कार है तो उसके शीशों पर लोहे के कवर लगाना ना भूलें। सांड शीशों को आसानी से तोड़कर आप तक पहुंच सकता है। याद रहे, सांड बेहद ताकतवर और खतरनाक होता है। इसके बारे में बच्चों को जरूर बताएं ताकि वो इसके शिकार बनने से बच सकें। घर में रोज सांड आया ड्रिल की प्रैक्टिस करें। इसका वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है। अगर आपको सांड दिखे तो फौरन इस नंबर पर मैसेज करें। वैसे कुछ लोग बिना सांड देखे भी कॉल कर देते हैं, जैसे वहां न्यूयॉर्क में हमने शिवानी की फैमिली के साथ देखा। डर हमसे ऐसी चीजें करवा सकता है। डरे हुए इंसान को किसी आम बात में भी थ्रेट नजर आने लगता है। डरा हुआ इंसान नफरत भी आसानी से कर सकता है और हिंसक भी आसानी से बन सकता है। डर सबको लगता है और ऐसी बातें होती हैं जिंदगी में, चाहे पर्सनल लेवल पर हो या देश के लेवल पर, कि जहां डर लगे। और ये वैलिड रीजन हो सकता है जरूर कि आपको डर लगे, पर अगर वो हम पर या पूरे समाज पर या देश पर इस तरह से हावी हो जाए कि हम कुछ और सोच ही ना सकें, तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। एज अ सोसाइटी हम सोचना ही भूल जाते हैं, कुछ और नहीं सोच सकते, हम बस वही एक 24 घंटे सोचते हैं। जैसे शिवानी और बहुत से ऐसे लोग जो डरे हुए थे 9/11 में, वो 9/11 के बाद ऐसे सदमे में थे कि उन्होंने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं कि भाई 9/11 का हमला करने वाले और अमेरिका में रहने वाले आम मुसलमानों के बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है। उनका तो इससे बल्कि नुकसान हुआ है। वैसे ही जैसे कश्मीर में हुए आतंकी हमले से कश्मीरियों का तो नुकसान ही हुआ है, उनका तो कोई फायदा नहीं हुआ उसमें से, बल्कि कश्मीर के एक जो व्यक्ति हैं वो मर भी गए उसमें। और जो लोगों को बचाया वो भी कश्मीरियों ने ही बचाया, कोई बाहर से तो आया नहीं बचाने के लिए। और इसका लॉन्ग टर्म नुकसान तो कश्मीरियों को हो ही रहा है। उनके जो काम काज है उस पे उसका कितना नुकसान हुआ है, और जो जान गई है उनकी भी गई है, और घायल भी वहां हुए हैं लोग। पर ये सब हम सोच नहीं पाते जब हमारे अंदर एक खौफ होता है। और अंत में एक बात मैं जरूर कहूंगी, सोचिएगा जरूर इसके बारे में, कि शम्मी अंकल याद है ना आपको, एपिसोड के शुरू में मैंने बताया था उनके बारे में। उन्हें फुप्पो ने कह दिया था कि भाई अजगर दरवाजे पर बैठा है और तुम्हें निगल जाएगा। इस चक्कर में वो अंदर ही बैठे रहे। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा नहीं कि एक्चुअली में अजगर है कि नहीं। और चलो फुप्पी तो मजाक कर रही थी, पर अगर कोई मजाक ना कर रहा हो बल्कि आपको जानबूझकर अपने फायदे के लिए डरा रहा हो, तो अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों करेगा कोई, है कोई क्यों डराएगा हमें अपने फायदे के लिए, उसमें उसका क्या फायदा हो सकता है। जनाब आप ध्यान से सोचें जरा, आप समझदार हैं, इस सवाल का जवाब दें, सोचें कि क्या होगा इसका जवाब। और जब आप थोड़ा सोचेंगे तो आप पाएंगे कि दूसरों के डर से कुछ लोगों का फायदा होता है। आपका तो नहीं होता इसमें फायदा आपके डर से, मगर किसी और का होता है। डर से उसी का फायदा होता है जिसे डरे हुए, घबराए हुए, आतंकित, गुस्से से भरे लोग चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम ठीक से सोच नहीं पाते। और इसी मनस्थिति का, ये जो आपका मेंटल आपकी स्टेट है, एंक्शसनेस की, खौफ की, कंफ्यूजन की, थ्रेट फील करने की, उसका फायदा वो लोग उठाते हैं जिन्हें पता है कि भाई ये डरे हुए हैं,
इनको अगर मैं ऑफर करूँगा, प्रॉमिस करूँगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और इस तरह से करूँगा, मैं इस डर को ख़त्म कर सकता हूँ, मैं इस डर को नेस्त नाबूद कर सकता हूँ, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। दूसरी चीज़ जो ऐसे लोग करते हैं वो ये है कि वो कोई भी और ऑल्टरनेटिव आपको नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई मैं ही हूँ एक जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और अगर आपने किसी और को चूज़ किया तो वो तो जो है दुश्मन का साथ देगा, वो सही नहीं है, सिर्फ मैं ही सही हूँ। ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपका डर खत्म हो। वो तो उनका वजूद ही इस वजह से है कि आप डरे हुए हैं। वो नए नए तरीके ढूंढेंगे आपको डर में रखने के। ऐसे लोगों के पास बहुत से सचमुच के भी होते हैं कई बार, मगर ज्यादातर इमेजिनरी सांड ही होते हैं उनके पास, जिन्हें वो आपकी तरफ दौड़ाते रहते हैं। अभी एक खत्म हुआ, फिर दूसरा सांड आएगा, फिर तीसरा आएगा। और मेरे पड़ोसियों की तरह गुप्ता जी की दुकान में जल्दी से चले जाने वाली आइडिया जो है वो नहीं आएगी जब दिमाग जो है वो खौफ में होगा। उसके बजाय हम भागना शुरू कर देंगे, ताबड़तोड़, बिना सोचे। कल को वो ये कह सकते हैं हमें कि भाई सांड तो सिर्फ खास लोगों पर ही हमला करता है। जैसे मान लो जिन लोगों के नाम ए से शुरू होते हैं, तो फिर बस ए नाम वाले भागते भागते फिरेंगे। मगर अगर आप डीपली सोचें तो क्या सिर्फ ए नाम वालों का नुकसान होगा इसमें? नुकसान तो सबका होगा, क्योंकि जैसा शिवानी की दादी ने कहा था, सांड की तो फितरत है, नेचर ही है ऐसी, भिड़ने वाली, गुस्सैल और हमला करने वाली होती है। ये सांड असल में नफरत का सांड है जो हमें बांटता है, और ये किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर जैसा होता है जो कभी मरता नहीं है, फिर से जिंदा हो जाता है। इसका रिमोट कंट्रोल कुछ पावरफुल लोगों के हाथों में होता है। वो अपने भी हो सकते हैं पावरफुल लोग, पराये भी हो सकते हैं, और कई बार दोनों की पार्टनरशिप भी हो सकती है। बात मेन यहाँ ये है कि रिमोट गलत हाथों में है, और हम उसकी बैटरीज हैं, सेल्स हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ये सांड सड़कों पर भागता रहेगा, वीडियो गेम के कैरेक्टर्स की तरह बार बार जिंदा होता रहेगा। और पीछे से क्या होगा, तेज म्यूजिक और आवाजें आएंगी, तालियां भी बजती रहेंगी। वो कहेंगी मारो, काटो, भागो, छुपो, हमला करो। याद रहे, ये आवाजें उन लोगों की आवाजें हैं जिन्होंने हिंसा का, युद्ध का दर्द नहीं सहा है। वही ये बातें कर सकते हैं। युद्ध कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। और ये उन लोगों की भी आवाजें होंगी जो बंदूकें, टैंक और मिसाइल आपको बेचते हैं, आपके देशों को बेचते हैं, या आपके देशों में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। ये उनकी भी आवाजें होंगी कि लड़ो, मरो, कटो। ये उन लोगों की भी आवाजें होंगी जिनका पॉलिटिकल करियर ही आपके डर पर निर्भर है, जैसा हमने पहले बात की। और ये उनकी भी आवाजें होंगी जो न्यूज़ बेचते हैं, क्योंकि एक्साइटिंग होता है। इन सब की बातों पर विश्वास करने से पहले हमें सोचना होगा कि किसका इस हिंसा से फायदा है और किसका नुकसान है। नुकसान सिर्फ उसका नहीं है जिसका वो कह रहे हैं कि है नुकसान, नुकसान उनका भी है जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये देखना होगा हमें कि एक्चुअली में किसका फायदा हो रहा है। जब ये हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो डर का माहौल है ये हमारे फायदे की चीज़ नहीं है, किसी के फायदे की चीज़ नहीं है, बस थोड़े से लोगों के फायदे की चीज़ है, तब हम अपना फोकस चेंज करेंगे। हम हर टाइम भागने, दौड़ने, बचने, मारने, काटने के लिए नहीं, बल्कि इस काम पर जोर देंगे कि किस तरह से डर सोसाइटी से हटाया जाए। इसका मतलब है कि हम कैसे शांति के लिए काम करें, भाईचारे के लिए काम करें, और इस पर भी काम करें कि लोगों की जिंदगी अच्छी हो, वो उसमें खुश हों, सेटिस्फाइड हों। अगर ऐसा होगा तो वो हंगामे, हिंसा और वॉर के लिए एक्साइटेड और तत्पर नहीं होंगे। वो मारने कटने के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी को कुछ बनाने के लिए काम करेंगे। तो जब हम ये सब चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे कि जिंदगी बेहतर हो, अमन हो, जस्टिस हो, तो फिर जो है ये सांड अपने आप ही मर जाएगा, गायब हो जाएगा। तो सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, और औरों से बात भी कीजिएगा। अब मैं, शीरीन,
आपसे इजाज़त माँगती हूँ और जाते-जाते शिवानी की दादी जी का पसंदीदा गीत आपके लिए फिर से गाती हूँ, पर आप साथ गाएँगे ना इस बार? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा आज जरा सा फितना है ये तू कहता है कितना है ये आज जरा सा फितना है ये तू कहता है कितना है ये 2 दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फट और मुंह जोर 2 दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फट और मुंह जोर मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा नींद में माल गंवा बैठेगा अपना आप लुटा बैठेगा नींद में माल गंवा बैठेगा अपना आप लुटा बैठेगा फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा लाख मचाए शोर फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा लाख मचाए शोर मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा आप देख रहे थे पीस विजिल का कार्यक्रम मिला जुला भारत शीरीन के साथ। पीस विजिल शांति शिक्षा का काम करती है। तकनीक थी समीर दासानी की और संगीत जिया का। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो औरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।